गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट कोटपुतली। आई एम शशांक चक्रवर्ती, आपका अपना शशांक चक्रवर्ती। फिर से एक न्यू टॉपिक पे एक लेक्चर लेके आया हूँ जिसको आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। 12th का टॉपिक है। अभी तक हमने जो टॉपिक लिया था वो 11th का लिया था। उसके अंदर ग्राफ आए और ग्राफ को हमने भरपूर आनंद लिया हमने ग्राफ का, और हमने ग्राफ करे काइनेमेटिक्स के सारे ग्राफ हमने उन सिर्फ 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए, जिसमें v इक्वल टू यू प्लस ए टी का ग्राफ था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का ग्राफ था, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के ग्राफ थे। और मैंने आपको उस ग्राफ को आनंद के साथ आपको प्रॉपर ढंग से बताते हुए आपको ग्राफ में आनंद ले डाला। तो उससे क्या हो गया, आपको सारे के सारे ग्राफ बिल्कुल कंप्लीट हो गए। और ऐसा नहीं कि वो काइनेमेटिक्स के ग्राफ कंप्लीट हुए थे, वो सभी पूरी फिजिक्स में जितने भी ग्राफ आते हैं वो सारे के सारे ग्राफ आपके बिल्कुल एक साथ कंप्लीट हो गए। अब आपको उसकी एप्लीकेशन हर चैप्टर में डेवलप करनी है। तो आज हम चालू करते हैं आपके लिए नया चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th का टॉपिक है। हम स्पेशली उन 12th के स्टूडेंट जो कि कोटपुतली के भी हैं और बाहर के भी हैं, जो 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 12th के बिहाफ पे नीट और आईआईटी क्रैक करना चाहते हैं, साथ में 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 90% से ऊपर लेके आना चाहते हैं। तो हम उनके लिए एक नया काम कर रहे हैं जिसमें हमने स्टार्ट करा है 12th का भी। हम 11th के भी टॉपिक धीरे धीरे डालते रहेंगे, लेकिन साथ में आज हम 12th स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखें 12th का टॉपिक के हिसाब से बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं डायरेक्ट तो बेटा स्टार्ट नहीं करूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डायरेक्ट नहीं स्टार्ट करूँगा, मैं आपको पहले बताऊँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होती क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सबसे पहले एक आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सबसे पहले एक ब्रांच चाहिए जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अब ये ब्रांच कहाँ से आई उसके हिसाब से बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच कहाँ से आई। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन के हिसाब से हम बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 2 टाइप की कंडीशन में रहता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में रहे, या इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी स्लो चले। वेरी वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो का मतलब क्या हो गया, 1 साल में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना, और 1 ईयर के अंदर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करना। आप खुद देख ले कितनी स्लो स्पीड होगी। तो वेरी वेरी स्लो की बात कर दी। और दूसरी बात आ गया हमारे पास, वो मोशन में है। अब मोशन में भी हमारे पास 2 चीज़ आ जाती हैं। मोशन में आते ही वो हमारे पास फिर से 2 पार्ट लेके आ जाता है। तो एक तो होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया और एक हो गया हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये चीज़ आ गई। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कितना रहेगा, 0। मतलब वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। और यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो वाला जो मोशन रहेगा वो एक्सीलरेटेड रहेगा, एक्सीलरेटेड मोशन। ये वाली बात है हमारे पास। मतलब हमें जो काम करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखना है, वो इसके बिहाफ पे देखना। ये जो लिखा है ना मैंने आपका, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये हो गया इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को हमने क्या बोल दिया, रेस्ट कंडीशन में बोल दिया, या इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया, वेरी वेरी स्लो चला दिया, या इलेक्ट्रॉन को बहुत स्पीड में चला दिया हमने। अगर बहुत स्पीड में चला दिया और टाइम के साथ वो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, टाइम के साथ वेलोसिटी वो कंटिन्यूसली चेंजिंग, तो वहाँ पे हमारे पास क्या कर दिया हमने, 2 ऑप्शन खोल दिए। एक, अगर वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ तो उसको हम क्या बोल दिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया। और अगर वो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कंटिन्यूसली नहीं चेंज हो रही है तो वो हमारे पास क्या आ गया, यूनिफॉर्म मोशन आ गया। मतलब यहाँ तो वेलोसिटी टाइम पे डिपेंडेंट ही नहीं है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t⁻0 है, जबकि यहाँ वेलोसिटी टाइम के अकॉर्डिंग लगातार बढ़ रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई, यहाँ तक की बात आ गई हमारे पास। तो हम इसके दम पे आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात को हम यहाँ से करेंगे। अब आप यहाँ से बात करते हो, अगर इसको रेस्ट बोलते हो तो इसको हम स्टैटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं, इसको हम स्टैटिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो स्टैटिक कंडीशन ही बोल सकते हैं। तो यहाँ तक को आप नोट कर लीजिए। फिर मैं आपके सामने एक चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के दम पे हम पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक हुई या पूरी 12th को मैं एक छोटे से चार्ट के अंदर आपके सामने कंबाइन कर रहा हूँ, जिसकी आपकी जो फर्स्ट बुक है, जो 12th की फर्स्ट बुक है, वो पूरी एनसीईआरटी की बुक एक बार में कवर अप होती हुई दिखाई देती कि आपको एक चैप्टर को, मतलब हर चैप्टर को किसके दम पे पढ़ना है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ तक को नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, यहीं से बात करते हैं हम इस पे।
अब मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन की रेस्ट और इसको, अब मैं यहीं से लिख रहा हूँ इन चीज़ों को। देखिए तो मेन ब्रांच तो क्या थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे देखते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रहा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का हमें चार्ज पता होना चाहिए, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलॉम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा आता है हम यहाँ पे, इसको हम मास भी लिखते हैं, तो मास होता है इसका 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सारी चीज़ें हमारे पास किसके दम पे होती हैं, इलेक्ट्रॉन के दम पे। तो हम इलेक्ट्रॉन को ही दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा। पहली चीज़ हमने इलेक्ट्रॉन को दो पार्ट में डिवाइड करा, चाहे तो आप ऐसे कर लो, नहीं तो ये आराम से बना लो प्रॉपर ढंग से। ये बन गया आपके पास। अब आपने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है, या इसको आपने बोल दिया कि इसको स्टैटिक कंडीशन में है, या वेरी वेरी स्लो आपने बोल दिया सर बहुत धीरे धीरे चल रहा है। वही जैसे मैंने बताया आपको 1 साल में 1 सेंटीमीटर की इस पे डिस्टेंस ट्रेवल करना। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एक ही टाइप का फील्ड जनरेट होता है जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक ही टाइप का फील्ड जनरेट होगा जिसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या करा, इसका तो इलेक्ट्रिक को कंसीडर करा और इसको स्टैटिक को कंसीडर करा हमने। तो इन दोनों को वर्ड को कंबाइन करा, मतलब इलेक्ट्रॉन रेस्ट कंडीशन में है या चार्ज आपका रेस्ट कंडीशन में। भाई हम तो इलेक्ट्रॉन के दम पे बात करते हैं, क्योंकि भाई फर्स्ट अगर हम मिनिमम चार्ज की बात करें तो मिनिमम चार्ज आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। वैसे इससे ज़्यादा मिनिमम चार्ज भी है, लेकिन भाई साइंस ने तो अभी इसी को माना है कि हाँ भाई मिनिमम चार्ज है, क्योंकि हमने जितनी भी साइंस डेवलप करी है न्यूटन के अकॉर्डिंग भी, तो हमने वो सारी की सारी किसके दम पे करी है, मिनिमम चार्ज। जिसको किसको माना है हमने, इलेक्ट्रॉन को। तो हमारे पास यहाँ से आ गया कि साहब मिनिमम चार्ज जो हमारे पास है, जो कि इलेक्ट्रॉन है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है तो हमने उसके स्टैटिक वर्ड को लिया, इसके इलेक्ट्रिक वर्ड को लिया। जब इन दोनों वर्ड को लिया तो हमने एक यहाँ पे चैप्टर बनाया जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी को आप बोलते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। बात समझ में आई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर ही हमने यहीं से जो हमारे पास चार्ज आया उसके अकॉर्डिंग हमने लॉ डेवलप करा, जिसको आप बोलते हो कूलॉम्स लॉ। सबसे पहले आपके पास कूलॉम्स लॉ होता है, जिसको आप कूलाम्बिक फोर्स, इसके अंदर आप कूलाम्बिक फोर्स का स्टडी करते हैं, कूलाम्बिक फोर्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहां से बात आ जाती है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे को पता लग गया कि फर्स्ट चैप्टर की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में कंडीशन में होता है, रेस्ट की कंडीशन में होता है। अब बात करें यहाँ पे, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि इलेक्ट्रॉन मोशन की कंडीशन में आ गया, अब मोशन की कंडीशन में आते ही हमारे सामने दो पार्ट आ जाते हैं। यहाँ से एक पार्ट तो हमारे पास कवर अप होता है यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन का, और एक पार्ट कवर अप होता है जब इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन होता है तो आपको पता है कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हो गया, एक्सीलरेशन हमारे पास कितना है, 0 है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन 0 है मतलब वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सीलरेशन 0 है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन लगेगी, S = VT। लग जाएगी नहीं लग जाएगी। तो इसका मतलब S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये बात आई, मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल होगी तो ये सिर्फ एक ही दो टाइप के फील्ड जनरेट करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो और एक आप क्या बोलते हो, इसी चीज को आप मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हो। तो हमारे दिमाग में क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो सिर्फ एक ही टाइप का फील्ड जनरेट करता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हो। अगर इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास रेस्ट कंडीशन में ना होके यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वो दो टाइप के फील्ड जनरेट करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई। अब इसी के बिहाफ पे आप पढ़ना चालू कर दो कि यहीं से मैग्नेटिज्म, यहीं से हमारा पार्ट आ जाता है मैग्नेटिज्म का, यहीं से मैग्नेटिज्म का पार्ट पूरा कवर अप हो जाता है। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया जब एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। अगर एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम। वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम। अगर वेलोसिटी हमारे साथ, वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, किसके साथ,
टाइम के साथ साथ। तो इसका मतलब हमारे पास वो कौन सा मोशन हुआ, एक्सीलरेटेड मोशन हुआ है, ये एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, एक्सीलरेटेड मोशन। अब ये एक्सीलरेटेड, क्योंकि भाई देखो जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो ये नॉन एक्सीलरेटेड मोशन कहलाता है, इसको आप नॉन एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो, नॉन एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो इसको आप। और अगर आपके पास एक्सीलरेशन 0 है, सॉरी एक्सीलरेशन नॉन 0 है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, एक्सीलरेटेड मोशन भी बोल सकते हो। क्लियर है। अब ये एक्सीलरेशन 0 भी हो सकता है, या फिर इसको आप रिटार्डेड मोशन भी बोल सकते हो बेटा। कौन सा मोशन, रिटार्डेड मोशन, क्योंकि जब आपके पास ए पॉजिटिव होगा तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे तो आप बोल दोगे ए पॉजिटिव है, यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, ए नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप के फील्ड जनरेट होते हैं। मतलब पहला फील्ड अगर मैं जनरेट कराने बैठूंगा तो जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा फील्ड जनरेट कराने बैठोगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा इन दोनों का कॉम्बिनेशन जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। मतलब कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की वेलोसिटी के बराबर आती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि साहब इतना हमारा पार्ट कवर अप हो जाता है। तो इसका मतलब आप देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहा है, अगर वो रेस्ट कंडीशन में है, तो आप उसको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है, मतलब ये वाला कौन सा पार्ट आ गया, डायनामिक का पार्ट हो गया। अगर आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा है, वो भी किससे, यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। आप ये बात भी जानते हो, 9th-10th में आप पढ़ चुके हो, तो अगर चार्ज चलता है तो करंट जनरेट होती है। इसका मतलब आप इसी चैप्टर के, इसी के बिहाफ पे इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ सकते हो। तो आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आप कैपेसिटर पढ़ सकते हो, आप यहीं पे पोटेंशियल पढ़ सकते हो, जिसको आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ सकते हो। तो आप खुद सोच के देख सकते हो कि साहब इलेक्ट्रॉन के चलने से कितनी सारी कंडीशन जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर, ये सारा का सारा किसके, इलेक्ट्रॉन के चलने से। और इलेक्ट्रॉन के किस में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हिसाब से। मतलब जब एक्सीलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पूरी बुक आपकी इसके अंदर कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि भाई मैग्नेटिज्म पढ़ने का मतलब क्या आ गया, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना। और करंट का मतलब क्या हो गया, हमारे पास डायरेक्ट करंट पढ़ना भी हुआ, और हमारे पास कौन सी करंट पढ़ना हुआ, अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ना हुआ। तो यहीं से आप बोल सकते हो कि साहब करंट पढ़ी है, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, डायरेक्ट करंट भी लिख दूंगा, जिसको आप क्या डीसी बोलते हो, और ये बैटरी के द्वारा फ्लो होती है, ये डीसी आ गई। और ये वाली कौन सी आ गई, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट आ गई हमारे पास, जिसको आप एसी बोलते हो। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट पूरी बुक सिर्फ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट पूरी बुक अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग है तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होगी कि साहब इलेक्ट्रॉन किस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें काम करवाता है। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक को नोट कर ले बेटा, आप पॉज करके नोट कर लें, फिर हम स्टार्ट करते हैं यहीं से, चार्ज के बारे में स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट करें पॉज करके, फिर हम इस पर आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आशा है कि आप सबने नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं आगे फटाक से। तो आगे देखें, यहीं से चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज क्या होते हैं? तो हमने सबसे पहले देखा चार्ज आपके पास 2 टाइप के होते हैं। एक तो बोलते हो आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है आपके पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है डेफिशिएंसी और शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ आ गई। तो नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होना, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की
कमी होना, इसको जिसको आप डेफिशिएंसी भी बोल रहे हो, जिसको आप शॉर्टेज भी बोलते हो। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से बात करें, पॉजिटिव चार्ज को एक और नाम दिया जाता है विट्रियस। विट्रियस नाम भी दिया जाता है इसको। और इस चार्ज को रेजिनुअस, ये नाम भी दिया जाता है। ये नाम आपको नहीं मिलेगा विट्रियस और रेजिनुअस, सिर्फ SFI KTP की चैनल पे ये मिलेगा इनाम, ये कि पॉजिटिव चार्ज को विट्रियस भी बोलते हैं और नेगेटिव चार्ज को रेजिनुअस भी बोलते हैं। तो ये भी नाम आपके पास होते हैं जिसके बिहाफ पे बात करते हो। तीसरा एक और होता है जिसको आप बोल रहे हो सर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया? अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब हमारे दिमाग में ये तीनों के तीनों पार्ट रहने चाहिए। न्यूट्रल का मतलब जिसको आप क्या बोल सकते हो, जीरो चार्ज भी बोल सकते हो, यहाँ पे ये भी कर सकते हो आप, क्योंकि भाई जब पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल अमाउंट में होगा तो उसको हम यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हैं। अब इसके बाद आता है यहीं से पॉजिटिव चार्ज को एक और दिया था जिसको आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रोटॉन, और नेगेटिव चार्ज को आप बोलते हो जिसको आप बोलते हो इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से बात करें प्रोटॉन के चार्ज की और प्रोटॉन के मास की, तो प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम, और इसका जो मास होता है वो हमारे पास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये है आपके पास मास ऑफ प्रोटॉन और ये हमारे पास क्यू ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास चार्ज जो होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलॉम हमारे पास चार्ज होता है, और अगर इसके मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन हमारे पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब अगर जब हमारे को ये पता है कि साहब इसका प्रोटॉन का चार्ज ये होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये होता है, प्रोटॉन का मास ये होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ये होता है, जब सारी चीज़ें हमें पता है तो सबसे पहली चीज़ आगे इसके अंदर कंसीडर हो जाती है जिसको आप बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज अपॉन मास रेशो। क्या होता है बेटा? चार्ज अपॉन मास रेशो। तो अगर मैं यहीं से बात करूं, यहीं से आपके सामने Q ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय M ऑफ इलेक्ट्रॉन और Q ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन की, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। मैं माइनस नहीं लगाऊंगा क्योंकि भाई माइनस तो ये इंडिकेट दिखाने के लिए साहब नेगेटिव है, लेकिन चार्ज का अमाउंट तो सेम है ना। तो अगर चार्ज का अमाउंट से 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिखा, यहाँ पे कितना लिखा मैंने 9.1 इंटू 10⁻⁻31, यहाँ लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास -19, और यहाँ से मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि इसका मास देखें और इसका मास देखें, भाई ये तो सेम है ना हमारे पास, Q ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Q ऑफ प्रोटॉन है। तो मैं आपके सामने 3 इंडिकेशन देता हूं, आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो है कि हाँ भाई स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन। सेकंड ऑप्शन है स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन स्पेसिफिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन, और थर्ड ऑप्शन है स्पेसिफिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू स्पेसिफिक रेशियो ऑफ प्रोटॉन। अब आप खुद अपने दिमाग लगा के देखें कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग चले तो डिनोमिनेटर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होती है डिनोमिनेटर की है ना हमारे पास, तो टोटल क्वांटिटी को देखें। अब टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? प्रोटॉन की क्वांटिटी से ग्रेटर हो जाएगी। तो इसमें हम आंसर क्या लगाएंगे? पहला, दूसरा, तीसरा? पहला लगा देंगे, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, सो स्पेसिफिक चार्ज of electron is greater than specific charge of proton। ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है, यहां से एक बात और क्लियर हो जाती है कि साहब अगर चार्ज एग्जिस्टेंस में है, पहले तो इसको नोट कर लो यहां तक का, फिर मैं आपको वो बात लिखा देता हूं। इसको नोट कर लो बेटा फटाफट से।
नोट कर लिया होगा आप सभी ने, पॉज करके हटा दे रहा हूं मैं यहां से ऊपर वाला। इस से जो हमने स्पेसिफिक रेशियो निकाला, इससे हमारे दिमाग में एक बात और क्लियर हो गई कि साहब आपने यहां से बताया चार्ज अपॉन मास, तो चार्ज यहां पे कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। तो आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि सब चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। भाई आपसे अगर बोला जाए आपकी बॉडी पे मास कितना है, तो आप बोलोगे 70 kg या 60 kg। आपसे बोला आपकी बॉडी पे चार्ज कितना है, तो आप कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन यही बात अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, या हम क्या करें, किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज ले आएँ, उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज लेके हमसे पूछे कि उसके ऊपर चार्ज कितना है, तो हम फटाक से जवाब दे देंगे साहब चार्ज है। अगर उस बॉडी का मास देखना है तो हम क्या करेंगे, उसका वेट कर लेंगे, तो हमें उस बॉडी का मास ही मिल जाएगा। तो यहाँ से हम वहाँ पर दिमाग में देख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी पे चार्ज कितना है, तो आप जवाब नहीं दे सकते। तो यहीं से अलग है, सब चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी बात आती है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। अब आपको पता लग गया कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अब ट्रांसफरेबल है तो क्या है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब चार्ज अगर ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो ये बात कंफर्म है कि मास भी ट्रांसफर होगा। ये बात कंफर्म्ड है, क्लियर सी बात है। और अगर हम बात करें कि मास ट्रांसफर हो रहा है तो चार्ज ट्रांसफर होगा, भाई साहब ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। आप सभी ने 11th में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसमें हम क्वेश्चन करते हैं कि बलून में से इतना मास है, बलून नीचे जा रहा है, जितने एक्सेलेरेशन से नीचे जा रहा है, अगर उसमें से कुछ मास निकाल दिया जाए तो वह बलून उतने ही एक्सेलेरेशन से ऊपर जाने लग जाए। तो वहाँ पे हम ये कभी नहीं पूछते कि अगर बलून में से मास निकाल दिया तो उसका चार्ज कितना रह जाएगा, कभी नहीं पूछते। तो आप यहाँ से दिमाग में लगा सकते हैं कि साहब NLM को देखें और इधर देखें, तो आपको पता लगेगा कि साहब मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट करता है, लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बात कंफर्म्ड है कि मास का ट्रांसफर भी होगा। और आपको ये और बात पता लगेगी, जिस बॉडी से चार्ज गया है, अगर किसी बॉडी से, अब चार्ज जाता क्या है, कौन सा चार्ज जाता है, तो चार्ज आप हमेशा ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास में भी दोनों बॉडी में फर्क आएगा, ये बात कंफर्म होगी। क्योंकि आप ये बात समझते हैं, जिसमें से इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा, अगर मैं ये बोलता हूँ ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, अगर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, आपने बोला सर इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर निकल के जा रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। आप यही तो बोलोगे, इसमें सर क्या हो गई है, डेफिशिएंसी हो गई। किसकी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो आप क्या बोल दोगे कि सर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये वाली बॉडी कैसी आ जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, और ये वाली बॉडी कैसी हो जाएगी हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज। अब अगर हमारे पास ये वाली बॉडी तो पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है और ये वाली बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो चुकी है, तो चलो ये तो पता लग गया कि साहब किसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, किसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। तो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है उसके अंदर क्या ज़्यादा है, प्रोटॉन, मतलब उसके अंदर क्या ज़्यादा है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, अगर आपने प्रोटॉन का मास देखा था तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 था, और मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब इस बॉडी का मास, अगर हम पूछे M1 बॉडी का मास और M2 बॉडी के मास पे क्या हालत हो जाएगी, तो हम बोल देंगे सर M1 इज ग्रेटर देन M2। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जाती है कि साहब मास ऑफ
फर्स्ट बॉडी जिसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उस बॉडी के मास में हमेशा कमी आ जाती है, उस बॉडी का मास हमेशा बढ़ जाता है, और जिस बॉडी के अंदर मास का ट्रांसफर होता है उसके मास क्या हो जाता है, उसका मास हमेशा कम हो जाता है। रीजन यही है कि साहब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कम होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो अपना मास लेके जाएगा और वहां पे क्या कर देगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, और पॉजिटिव का मास तो आपको पता है ज्यादा ही होता है। तो हम यह जानते हैं कि साहब ये चीज हो जाएगी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसका मास बढ़ जाएगा, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा उसका मास घट जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया। तीसरी बात करते हैं यहीं से, हमें पता लगा कि साहब हमने स्पेसिफिक रेशो देखा, हमने देखा कि चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या आ गया, एक नया कॉन्सेप्ट आता है, m बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो m नॉट क्या है, m नॉट इज योर रेस्ट मास, m is your relativistic mass और v क्या है, relative velocity of charge, और c क्या है हमारे पास, c is the velocity of light। ये चीज़ है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है कि v जो है वो ऑलवेज लेस देन c रहेगा, बराबर तो मुश्किल से ही हो सकता है, लेकिन v कभी भी c से बड़ा नहीं हो सकता। काट रहा हूँ मैं, मतलब मैं यहाँ से ऐसे काट के लिख देता हूँ कि v ग्रेटर देन c, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि v ग्रेटर लेस देन c या इक्वल टू c ये सही स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो हमारे सामने ही आती है। अब यहाँ से दिखता है हमारे पास कि अगर ये मास, इसको आप बोलते हो आइंस्टीन मास रिलेशन, आइंस्टीन मास रिलेशन, ठीक है। तो अगर मैं आइंस्टीन मास रिलेशन के अकॉर्डिंग चलूं तो मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां से आता है मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। लेकिन चार्ज का बेचारे का कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। आप बोलो कि साहब चार्ज का ऐसा कोई रिलेशन होता है, नहीं भैया चार्ज का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां पे लिख दूंगा चार्ज इज इनवेरिएंट, या चार्ज, अगर मैं यहां से बात करूं चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, यानी चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, या और चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। तो चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, मतलब चार्ज और वेलोसिटी का कोई रिलेशन नहीं है, जबकि मास और वेलोसिटी का रिलेशन ऑलवेज होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां तक को आप नोट कर लीजिए। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन में और आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, क्योंकि अभी हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज का स्टडी करना चालू करा है, जिसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टीज अभी क्या देखी, सिर्फ चार्ज के बारे में देखा, उसका मास देखा, फिर हमने क्या कर दिया, चार्ज को बता दिया कि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट करता है, जबकि मास जो है चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, जबकि मास जो है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। फिर हमने देख लिया कि चार्ज ट्रांसफरेबल होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, जिससे मैंने आपको ये बता दिया कि किस बॉडी से किस में ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से एक का मास बढ़ता है और एक का मास घटता है। दूसरी बात हमने बता दिया कि साहब इसकी आइंस्टीन रिलेशनशिप बता दिया मैंने, आइंस्टीन मास रिलेशनशिप, जिसको आपको क्या पता लग गया कि मास जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, जबकि चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ तक की प्रॉपर्टीज अभी मैंने कंसीडर करी है, अभी और भी चार्ज की प्रॉपर्टीज कंसीडर करनी है, बट उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा लेक्चर छोटा होगा तो आप फटाफट से देख पाएंगे। अगर मैं इसी लेक्चर को 2-2 घंटे 1-1 घंटे का बना दूंगा तो आपको भी देखने में मजे नहीं आएंगे। इससे बेटर है छोटे छोटे लेक्चर देखिए और फटाफट से उनको याद कीजिए, क्योंकि इतना छोटा लेक्चर बनाएंगे ना तो फटाक से आपको याद भी हो जाएगा और आप फटाफट से नेक्स्ट लेक्चर पे देखोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नहीं एक ही लेक्चर में बहुत सारा पढ़ा दूँ तो बेटा वही आप क्या हो जाएगा, ये भी याद रखूँ वो भी याद रखूँ, आपका दिमाग बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, घूम सा जाएगा, तो आप टेंशन में आ जाओगे। क्लियर है? यहाँ तक का नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फटाक से आपके साथ मिलेंगे।
आपका अपना शशांक चक्रवर्ती। ऐसे प्यार बरकरार रखिए और ऐसे व्यूज़ और कमेंट और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।